हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एफके फिजिक्स। मैं फैजुल्ला खतीब और आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन एंड प्रूफ ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, केपलर्स ने प्लैनेटरी मोशन के ऊपर 3 लॉ प्रपोज्ड किए। ठीक है, पहले जो 2 लॉ है इन्होंने 1609 के अंदर प्रपोज्ड किए और लास्ट वाला जिस लॉ के बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं वो लॉ इन्होंने 1619 के अंदर प्रपोज किए। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखेंगे, देन इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, इसके लिए आगे प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट, हम लोग अभी इसका स्टेटमेंट देखने वाले हैं। स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट इस तरह से है कि पीरियोडिक टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा रेडियस वेक्टर के मीन के क्यूब के बराबर। अब आप लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टाइम किसको बोलते हैं या पीरियड हम लोग किसको बोलते हैं। तो जब भी जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड जब रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो प्लैनेट को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। तो हम लोग इसका स्टेटमेंट के ऊपर जाएंगे, लेकिन इसके लिए लिखेंगे हम लोग द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन is directly proportional to cube of mean of radius vector। ओके स्टूडेंट, क्लियर? क्या डेफिनेशन है हमारा? स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of revolution of planet around the sun is directly proportional to cube of mean of radius vector। ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो सिंबल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। किसके साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्यूब ऑफ मीन ऑफ रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका क्यूब लेंगे। ये हो गया हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग इसके प्रूफ की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग केपलर्स थर्ड लॉ का प्रूफ देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि प्लैनेट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट का जो शेप रहेगा वो इलिप्टिकल शेप रहेगा। लेकिन आज हम लोग जो प्रूफ देखने वाले हैं, जिस मेथड से देखने वाले हैं, उसके अंदर हम लोग को एक अजम्पशन लेना होगा और वो अजम्पशन ये है कि ऑर्बिट का जो शेप रहेगा जिसके अंदर प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा वो सर्कुलर है। अब आप बोलेंगे इसको सर्कुलर क्यों लिए? इसके मैथमेटिकल जो प्रोसेस है उसको कम करने के लिए। वैसे अगर हम लोग इलिप्टिकल ऑर्बिट लेंगे तो हम हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स के जरिए उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर दोनों का सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ कि जो ऑर्बिट है वो कैसा ऑर्बिट है? सर्कुलर ऑर्बिट है। तो इसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ें अज्यूम करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे सन को मानता हूँ। ठीक है, जो सन रहेगा हमारा उसका जो मास है उसको मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सन का मास कैपिटल एम। यहाँ पर एक प्लैनेट है जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसका मास स्मॉल एम कंसिडर करता हूँ। ये जो प्लैनेट है ये रिवॉल्व करेगा सन के अराउंड इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, ये जिस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट का जो शेप है वो सर्कुलर शेप है। ओके स्टूडेंट, अब देखो इन दोनों के बीच में, मतलब सन के और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग रेडियस वेक्टर बोलते हैं, इसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्लियर यहाँ तक के? अब आपको एक चीज़ पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है जो फोर्स सेंटर की तरफ रहेगा। उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स। यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करने के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है वो फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका पहला जो पॉइंट रहेगा उसके अंदर हम लोग लिखेंगे
द सेंट्रीपेटल फोर्स इज, द सेंट्रीपेटल फोर्स इज, और सेंट्रीपेटल फोर्स का जो इक्वेशन हमको पता है वो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। सेंट्रीपेटल फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं F से, F इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन किसके लिए है? सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए। किसका सेंट्रीपेटल फोर्स? जब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो इस प्लैनेट के ऊपर लगने वाला फोर्स, वो भी सेंटर की तरफ। हमको पता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन किधर रहता है? टूवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ। ओके स्टूडेंट, देन सेकंड पॉइंट पे हम लोग जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि अर्थ के पास में, या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और दोनों भी ऑब्जेक्ट के पास में अगर मास है, तो मास के होने की वजह से उनके पास में एक फोर्स रहेगा जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सन का भी मास है कैपिटल M, और जो प्लैनेट है उसका भी मास है स्मॉल m, यानी इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि प्लैनेट को सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो दूसरा फोर्स लगेगा वो फोर्स रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पर दूसरा जो इक्वेशन लिखेंगे किसके लिए लिखेंगे? यहाँ पे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो इसका इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये जो हमारा इक्वेशन है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन है। यहाँ पर F जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो कैपिटल G है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आपको पता है कैपिटल M जो है वो सन का मास है, स्मॉल m जो है वो प्लैनेट का मास है, और स्मॉल r क्या है? यहाँ पे सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस, जिसको हमने रेडियस वेक्टर बोले थे। ओके स्टूडेंट, इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या करना है, अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो ये दोनों भी इक्वेशन सेम प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब दोनों भी जो फोर्सेस है वो एक ही फोर्स है लेकिन उसके तो अलग अलग नाम है। यानी दोनों भी फोर्सेस प्लैनेट को रिवॉल्व करने के लिए लग रहे हैं। ओके, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेट है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे। यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2। ओके स्टूडेंट, अब हमको क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है। तो इक्वेशन 1 का वैल्यू कितना है? mv² अपॉन r इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड का वैल्यू लिख देंगे, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, देन इसके बाद क्या करना है, हमको इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है वेलोसिटी के लिए। जैसे आप जानते हैं वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करेंगे, इस वेलोसिटी के लिए इसको रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन ऐसे मिलेगा, v² इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड की पूरी टर्म एज इट इज मीन्स g m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर v के साथ में जो टर्म बची है उसको अगर हम लोग इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो टर्म मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवाइडेशन में चले जाएंगे। यानी m मल्टीप्लीकेशन में था डिवाइडेशन में, और r v के साथ में डिवाइडेशन में था, इसलिए ये क्या किस में चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। ओके स्टूडेंट, देन हम लोग क्या करेंगे, m से m को कैंसल, r से r को कैंसल, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक स्मॉल r प्रेजेंट है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, v² इज इक्वल्स टू g कैपिटल M अपॉन r। ओके स्टूडेंट, दिस इज आवर वेलोसिटी। इसको देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग को क्या करना है, यहाँ तक के हमको क्या मिल गया, वेलोसिटी के स्क्वायर के लिए इक्वेशंस मिल गए। ठीक है, अब क्या करना है, हमको एक फॉर्मूला पता है किसका, टाइम पीरियड का। आप थोड़ा फोकस करना कि हमको प्रूफ क्या करना है, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। यानी अब हमको क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमको उस प्लैनेट का टाइम पीरियड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नंबर 3, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या आता है स्टूडेंट, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके क्लियर, अब हमको क्या करना है, ओमेगा की जगह इसका वैल्यू रखना है। हमको एक रिलेशन पता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। वो रिलेशन कुछ इस तरह से है, सिंस v इज इक्वल्स टू r
इंटू ओमेगा। क्लियर। देन इसको अगर ओमेगा के लिए हम लोग रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब आपको करना क्या है, इस ओमेगा का जो वैल्यू है वी अपॉन आर, इसको उठा के ये वाले इक्वेशन में, टाइम पीरियड के इक्वेशन में टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा जहां पर है ना, तो ओमेगा के जगह पर ओमेगा का वैल्यू पुट करना है। तो इक्वेशन की इस तरह से बन जाएगा हमारा, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह क्या वैल्यू आएगा, v अपॉन आर। तो इक्वेशन बन जाएगा v अपॉन आर। इसको रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा t इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। क्लियर स्टूडेंट। ये जो v था इसको हम लोग इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। ओके। देन इस इक्वेशन को अब v के लिए रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन इस तरह से मिलेगा, v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। इसको हम लोग नेक्स्ट नंबर देंगे, नंबर 5। अब करना क्या है, ये जो v का वैल्यू हमको मिला है, इस v के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है। जहां पर v है वहां पर हम लोग v का वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई आर अपॉन टी। इसके नीचे हम लोग लिख देंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। ठीक है। देन वी गेट इक्वेशन 4 क्या बन जाएगा हमारा, v की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगा, 2 पाई आर अपॉन टी। इसका आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे v का स्क्वायर है तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या वैल्यू बचा अपने पास में, जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर। क्लियर स्टूडेंट। अब हमको क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, मतलब जितनी भी टर्म इस ब्रैकेट के अंदर है इसका हमको स्क्वायर करना है। तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। देन इसके बाद जो राइट हैंड वाली जो टर्म है उसको एज इट इज लिख देना, जी एम अपॉन आर। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको हमको इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। यानी अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है, अगर मैं ये वाले आर स्क्वायर को इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँ तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, आर क्यूब। क्लियर। देन अपॉन में टी स्क्वायर, और इधर जो टर्म बचा उसको क्या लिखेंगे हम लोग, जी एम अपॉन, यहाँ से तो r चला गया लेकिन ये जो 4 पाई स्क्वायर है इसको अगर मैं शिफ्ट करूँ तो ये अपॉन में आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। अब हमको देखना है, देखो यहाँ पे ये जो कैपिटल G है वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ सन, यानी ये भी चेंज नहीं होगा, मास ऑफ सन भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, और पाई का वैल्यू जो रहता है वो भी कांस्टेंट। आपको पता है कि पाई भी एक कांस्टेंट है, यानी ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसके आगे हम लोग इसको इस तरह से इक्वेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है हमारा उसको हम लोग आगे इस तरह से लिखेंगे, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जितनी भी टर्म है मतलब जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर, सारी टर्म कांस्टेंट है तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा कांस्टेंट। ओके। देन इसको हम लोग और रीअरेंज करके इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टी स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ पता है कि जब भी हम लोग कांस्टेंट और इज इक्वल टू को हटाएंगे तो उसके जगह हमको क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इज इक्वल टू और कांस्टेंट को हटा के इसके जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, यानी ये बन जाएगा आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। इसी को हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, मीन्स टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है। यही चीज़ हमको प्रूफ करना था कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर रहेगा वो रेडियस वेक्टर के मीन के क्यूब के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।